वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। हमारा आज का टॉपिक है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके तहत केंद्र सरकार राज्यों को चावल, गेहूं, शुगर और केरोसिन उपलब्ध करवाती है, लेकिन अगर राज्य चाहे तो एडिशनल आइटम्स भी अपने राज्य के लोगों को दे सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसका सबसे बड़ा कारण है पॉवर्टी। जैसा कि आप आधुनिक भारत के इतिहास में मॉडर्न इंडिया के हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो आपने ये पढ़ा होगा कि समय समय पे हमारे देश में अकाल आया करते थे। ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई थी, क्योंकि उन्होंने वाणिज्यिक फसलों मतलब कमर्शियल क्रॉप्स को बढ़ावा दिया था, जिससे खाद्य फसलों के उत्पादन में कमी आई थी और खाद्य सुरक्षा की चिंता उत्पन्न हुई थी। इसके लिए आप एक डेटा देखिए। इसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1951 से लेकर 1774 तक हमारे देश में गरीबों की जनसंख्या 47% से बढ़कर 56% हो गई। मतलब कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हमारे देश की आधी जनसंख्या गरीबी के अंतर्गत आती थी। और ये डेटा भी बहुत ही बेसिक जो एक मिनिमम मूल्य होता है उसके आधार पर काउंट किया गया था भारत में। और अब ये चीज़ क्यों ज़रूरी है? हालांकि भारत में 2011 से अभी तक इंडिया में डेटा, जो पॉवर्टी का डेटा है, वो काउंट नहीं किया गया है। इसके लिए अब नीति आयोग रिस्पॉन्सिबल है, जो कि एनएसएसओ के डेटा पर के आधार पर अब पॉवर्टी के डेटा निकालने का काम नीति आयोग को सौंपा गया है, जो काम पहले योजना आयोग करता था। अभी हाल ही में 2019 की यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट बोलती है कि भारत की 28% जनसंख्या गरीबी के अंतर्गत आती है। 36 करोड़ लोग हमारे देश में गरीबी के अंदर जी रहे हैं। समय समय पर हमारे देश में भी कुछ कमिटीज़ बनाई गई थी, जैसे कि सुरेश तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी, जिन्होंने भी बताया है कि 21 से लेकर तो 29% तक की जनसंख्या हमारे देश में गरीब है। और इसका आधार आप देख सकते हैं, सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने आधार लिया था कि जो भी व्यक्ति पर मंथ की बात हो रही है दोस्तों, 450 रुपये मतलब कि 446 रुपीज़ से कम खर्च करता है वो गरीब है। मतलब कि अगर आप महीने में 500 रुपये भी खर्चा कर रहे हैं तो आप गरीब नहीं कहलाएंगे। इतने डेटा के आधार पर काउंट करने के बाद भी 29-30% जनसंख्या हमारे देश में गरीबी के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों, ये चीज़ फूड सिक्योरिटी गरीबी से सीधे जुड़ी हुई है। इसीलिए हमारे देश में सरकार को लोगों को भोजन की सुविधा देनी पड़ रही है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में ये बोला गया है कि हर व्यक्ति को मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। क्योंकि ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फूड का क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है दोस्तों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने अलग अलग निर्णयों में आर्टिकल 21 की एक विस्तृत व्याख्या कर चुका है, जिसमें कि भोजन का अधिकार भी सामान्य तौर पर स्वीकार किया जाता है। और हमारे देश में जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो जैसे कि दोस्तों आप जो नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ते हो उसमें कुछ समाजवादी तत्व भी है, गांधीवादी सिद्धांत भी है। तो समाजवादी सिद्धांतों के अंतर्गत एक कल्याणकारी राज्य की जो कल्पना की गई है, उसके तहत ये माना गया है कि राज्य का ये दायित्व है कि वो अपने नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश करे। और फूड सिक्योरिटी, भोजन, मकान और कपड़ा, ये किसी भी व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं इसकी हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री और इवोल्यूशन। जो कि ये काम हमारे देश में पीडीएस के थ्रू किया जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू किया जाता है। आपने देखा होगा कि राशन की दुकानें होती है, वही इसका भाग है। और राशन की दुकानों के माध्यम से, जिनको कि फेयर प्राइस शॉप बोला जाता है, एफपीएस, उनके द्वारा ये काम किया जाता है। तो देखते हैं इसका जो इवोल्यूशन, विकास कैसे हुआ। दोस्तों, जब विश्व युद्ध हुए थे तब ये ज़रूरत देखी गई थी कि एसेंशियल कमोडिटीज़ का है जो वितरण करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि विश्व युद्धों के दौरान खाद्य उत्पादन में भी बहुत कमी आई थी। और उस टाइम पे ये ज़रूरत महसूस की गई थी कि लोगों को जो है खाने की चीज़ें उपलब्ध करवानी जानी चाहिए।
1960 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो भोजन की बहुत ज़्यादा कमी थी दोस्तों। उस टाइम पे सरकार ने पीडीएस पर ध्यान दिया था। इसी के तहत, इसी कारण, क्योंकि हमारे देश में अनाज की कमी थी, 1970 में ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति लाई गई थी और अनाज का उत्पादन बढ़ा था। और सरकार ने इस कार्यक्रम को, मतलब कि पीडीएस को, ट्राइबल एरियाज़ तक भी विस्तारित किया था, वहाँ तक भी एक्सटेंड कर दिया था। 1992 अब क्या हुआ दोस्तों, इसके तरीके बदले गए कि हम किस आधारों पर और किन लोगों को, क्योंकि आप जानते हैं कि पॉपुलेशन हमारे देश में लगातार बढ़ रही थी। आप आज देखते हैं कि लगभग 130 करोड़ पॉपुलेशन हमारे देश की हो चुकी है और ऐसा अनुमान है कि 2040-50 तक हम चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे। तो ये जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन में सभी को अनाज तो उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता, इसलिए टारगेटेड रूप से ये काम करने की ज़रूरत पड़ी और इसके लिए सरकार ने अलग अलग तरीके अपनाए। 1992 में इसके लिए एरिया बेस्ड अप्रोच अपनाई गई, मतलब कि बैकवर्ड एरियाज़ में ये माना गया कि जो भी बैकवर्ड एरियाज़ है वहाँ के लोग सामान्य तौर पर गरीब होंगे और उनको हम जो है अनाज उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। और ये काम, इसको नाम दिया गया था आरपीडीएस, रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। 1997 में इस मेथड में थोड़ा सा बदलाव किया गया और इसको गरीबी के आधार पर कर दिया गया, पॉवर्टी बेस्ड कर दिया गया। इसका मतलब क्या है कि जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होता है दोस्तों, SECC जो होता है, जिसको भी उसमें जो सेंसस के डेटा के आधार पर जो भी बीपीएल वगैरह की कैटेगरी निकाली जाती है कि कौन लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, कुछ बेसिक डेटा के आधार पर उनको अब ये सुविधा उपलब्ध अनाज दिए जाएगा। और उसमें भी पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, मतलब कि गरीबों में भी गरीब, उनको टारगेट किया जाएगा और इस योजना को नाम दिया गया था TPDS, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो गरीबी से ऊपर जीने वाले लोगों के लिए ये चीज़ वहाँ ख़त्म कर दी गई थी, उनके लिए भी ये चीज़ जारी रखी गई थी, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है, चुनाव होते हैं। अगर सरकार ऐसा कोई भी बड़ा कदम लेती है तो सरकार की सत्ता खतरे में आ जाती है, तो सडन विड्रॉन कैन बी प्रॉब्लमेटिक। तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता था, इसलिए इस चीज़ को APL के लिए भी बनाए रखा गया। इसी गरीबों में गरीब, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को टारगेट करने के लिए सन 2000 में अंत्योदय अन्न योजना लाई गई, जिसमें कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को, जो कि बीपीएल के अंदर ये कैटेगरी होती है दोस्तों, ठीक है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, उनके लिए अंत्योदय योजना लाई गई कि उनको हम 5 किलो के बजाय 35 किलो अनाज देंगे। ठीक है, बीपीएल को 35 किलो मिलता है और जो अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आते हैं उनको बीपीएल को 5 किलो मिलता है और जो अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आते हैं उनको 35 किलो मिलता है। ठीक है, साथ ही इनके रेट में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों 12th 5 ईयर प्लान, जो कि हमारे देश की आखिरी पंचवर्षीय योजना थी 2012 से 17 तक। उसमें ये माना गया कि बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है इस चीज़ में, मतलब कि जो राशन की दुकानें हैं वहाँ पर से लीकेजेस हो रहे हैं, वहाँ पर जो लाभार्थी हैं, जो एक्चुअल बेनिफिशरीज़ हैं, जिनको कि अनाज मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है और इस अनाज को डाइवर्ट किया जा रहा है और इसका दुरुपयोग हो रहा है। तो इसलिए ये माना गया कि अब इस चीज़ को हम पूरी तरह से डिजिटल करेंगे और कंप्यूटराइजेशन करेंगे। FBS का, जो मैंने बताया था, फेयर प्राइस शॉप, जिनको जो राशन की दुकानें होती है उनको अब कंप्यूटराइज्ड हम सारा काम करेंगे। इसका एक उदाहरण देखिए, इसको समझिए। जैसे आप किसी मॉल में जाते हैं और वहाँ पर वो जो किसी भी जो कमोडिटी होती है उसको स्कैन करते हैं, बारकोड को, और उनके उसमें सारा डेटा होता है कि कितना स्टॉक उनके पास है और कितना और सेल होने हैं और कितना उनको ऑर्डर करना है। तो वो सारी चीज़ें जो मैनेजमेंट है प्रॉपर डिजिटल रूप से किया जाता है, ताकि उसमें कोई भी घपलेबाजी या गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो कंप्यूटराइजेशन की प्रोसेस वहीं से शुरू हो गई थी, जो कि आज तक कैश ट्रांसफ़र DBT के फॉर्म में हम देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू हुआ था कि करप्शन को काउंटर करने के लिए हम टेक्नोलॉजी का किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ये कल्पना यहाँ से की जाने लगी थी। अब दोस्तों सबसे बड़ा चेंज आता है हमारे देश में, जब हमारे देश में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनता है, क्योंकि अब तक सरकार जो भी नागरिकों को उपलब्ध करवा रही थी वो कल्याण के आधार पर करवा रही थी, लेकिन अब इसका एक्ट बना दिया गया था। मतलब कि अब लोगों का इसको माना गया कि ये लोगों का अधिकार है। हम सिर्फ दया के कारण ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं ऐसा कि उनको बस खाना है, बल्कि ये लोगों का अधिकार है कि उनको भोजन मिले। तो वेलफेयर टू राइट बेस्ड अप्रोच की तरफ हमारा गमन था जब हमने ये एक्ट अपनाया सन 2013 में। तो ठीक है,
तो ये चीज़ आप मेंस में बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि कैसे हमारे देश में शासन के और लोगों के अधिकार को लेकर दृष्टिकोण में, सरकार के दृष्टिकोण में बदलाव आया है। और इस चीज़ को आप विभिन्न तरह के जो आज भी हमारी सोसाइटी में चीज़ें हो रही हैं, हम देखते हैं कि समाज में किस किस तरह की प्रॉब्लम्स है गरीबों को, तो उसमें इस अप्रोच को आप जो है मेंस के आंसर में लिख सकते हैं कि कैसे ये एक अधिकार की तरह माना गया था, वैसे दूसरी ही चीज़ें जो दूसरी मूलभूत आवश्यकताएं उनको भी सरकार को अधिकार के तौर पर अपनाना चाहिए और प्रदान करवाने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगला देखते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के प्रोविजंस क्या हैं दोस्तों? इसमें हमारे देश की जो 50% अर्बन पॉपुलेशन है, 50% अर्बन पॉपुलेशन को कवर किया गया है और 75% रूरल पॉपुलेशन को कवर किया गया है, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र। ऐसा अब ये कॉन्सेप्ट इसीलिए आया है, ये इसके पीछे उदाहरण ये रही है कि गाँवों में गरीबी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ की 75% पॉपुलेशन को कवर करने की आवश्यकता है। इन दोनों को मिला के इस एक्ट के अंतर्गत हमारे देश की टोटल 80 करोड़ जनसंख्या को कवर किया गया है, जो कि 2/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही माइनर सा प्रोविज़न है दोस्तों कि स्टेट वाइज अलोकेशन और कवरेज है, मतलब कि एक स्टेट में कितनी अलोकेशन होगी और क्या कवरेज रहेगा, ये काम आज भी नीति आयोग NSS नेशनल सैंपल सर्वे के हाउस होल्ड कंजप्शन डेटा के आधार पर डिसाइड करता है। ठीक है, तो नीति आयोग सिर्फ रिसर्च की भूमिका नहीं, सिर्फ रिसर्च और नीतियों को बनाने की भूमिका नहीं निभाता है, योजनाओं को कार्यान्वयन में आज भी नीति आयोग की भूमिका है, ये चीज़ यहाँ से दिखती है। ठीक है, अब ये सिर्फ फूड सिक्योरिटी का मुद्दा नहीं है, कैसे हम चीज़ों को इनोवेट कर सकते हैं, ये चीज़ यहाँ से दिखती है दोस्तों कि कैसे इस एक्ट का प्रयोग वुमेन एम्पावरमेंट में किया गया है। कैसे? क्योंकि जो राशन कार्ड स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है, वो राशन कार्ड घर की महिला के नाम पर होता है जिसकी एज 18 साल या उससे ऊपर होती है। तो मतलब कि हेड घर का जो हेड माना गया है, इसमें वुमन को माना गया है और एक ये वुमन एम्पावरमेंट के लिए ये प्रावधान किया गया है। ये कानून जो है सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है। ठीक है, इस कानून में केंद्र की जिम्मेदारियां और सेंटर की जिम्मेदारियां अलग अलग क्लियरली डिफाइन की गई हैं। तो हम देखते हैं कि वो क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि सेंटर की क्या इसमें जिम्मेदारियां हैं। तो जो केंद्र सरकार है वो राज्यों को अनाज उपलब्ध कराएगी, एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स टू स्टेट यूटी रिक्वायरमेंट, मतलब कि सारा उसका ये रिक्वायरमेंट गलत लिख गया यहाँ पे, प्रोक्योरमेंट है, प्रोक्योरमेंट करेगी। जो हम देखते हैं MSP के थ्रू सरकार अनाज खरीदती है, फूड कॉरपोरेशन इंडिया और ऐसी अन्य एजेंसियाँ इसका ये काम करती हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट एक तो अलोकेट करेगी और दूसरा किस मूल्य पर राज्य लोगों को अनाज बेचेंगे वो मूल्य डिसाइड करेगी, उसको बोलते हैं CIP सेंट्रल इशू प्राइस। ये बात प्रीलिम्स के लिए याद रखना है दोस्तों कि सेंट्रल इशू प्राइस कभी भी MSP से ज़्यादा नहीं हो सकती, ऐसा प्रोविज़न नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में किया गया है। ठीक है, तो ये तो सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई। अब देखते हैं कि राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। बेनिफिशरी आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि कौन लोग BPL में आएंगे, कौन लोग APL में आएंगे और कौन लोग अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आएंगे, वो काम राज्यों को दिया गया है कि वो काम राज्य करेंगे। ठीक है, दूसरा ये जो काम प्रोसेस होती है ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होती है दोस्तों। आप जानते हैं कि कुछ लोग की डेथ होती है, कुछ लोग नए जन्म लेते हैं, कुछ 18 साल के ऊपर के हो जाते हैं, कुछ लोग फैमिली में शामिल होते हैं। तो इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन की ये जो प्रोसेस है हमेशा चलती रहती है और राज्यों को हमेशा ये डेटा अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत राज्य 3 लोगों को कैटेगरी में डिफाइन करती हैं। एक वो जो अंत्योदय अन्न योजना के आएंगे, जिनके अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आएंगे जिनको 35 किलो अनाज मिलेगा। दूसरे हैं प्रायोरिटी हाउस होल्ड। प्रायोरिटी हाउस होल्ड में 2 लोग आते हैं, BPL और APL। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन और अबो पॉवर्टी लाइन। दोनों को अनाज तो 5 किलो ही मिलता है, लेकिन प्राइसेस अलग अलग होते हैं। BPL के लिए ये 3-2-1 है, मतलब कि 3 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो गेहूँ और 1 रुपये किलो मोटे अनाज। लेकिन वहीं APL के लिए ये प्राइस 8 रुपये और 6 रुपये ऐसी कीमतों पर उनको अबो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को अनाज दिया जाता है। दूसरा, राशन कार्ड इशू करने का काम भी देखेगी राज्य सरकार ही देखेगी।
जो एफपीएस शॉप होती है उनको लाइसेंस देने का भी डीलर्स होते हैं कि मतलब देखा आपने दुकानों पे कौन लोग अनाज उपलब्ध कराएंगे, वो डीलर्स को लाइसेंस भी राज्य सरकार देती है। और इन राशन की दुकानों की निगरानी भी राज्य सरकार ही देखेगी कि वहाँ पर कोई करप्शन तो नहीं हो रहा है, जो कि हमेशा होता है। ये चीज़ आज भी हो रही है, कितना ही कंप्यूटर डिजिटल करने की कोशिश की गई है, उसके बाद भी ये चीज़ आज तक हमारे देश में हो रही है और कई लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का और प्रोविज़न हम देखते हैं कि इसमें और किसके लिए प्रावधान किए गए हैं। तो दोस्तों इसमें लाइफ साइकिल बेस्ड अप्रोच अपनाई गई है। मतलब कि प्रेग्नेंट वुमेन लाइफ साइकिल, मतलब कि किसी खास उम्र के लोगों को आप जो है इसमें लाभार्थी के रूप में मान रहे हैं। तो इसमें दोस्तों जो प्रेग्नेंट गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए, दूध पिलाने वाली महिलाएं होती है, 6 महीने से लेकर तो 14 साल तक के बच्चों के लिए प्रावधान है। और स्पेशली हायर न्यूट्रिशन नॉर्म्स है, मतलब कि उच्च पोषण के नियम भी बनाए गए हैं 6 साल तक के बच्चों के लिए। ठीक है, तो इसको बोला गया है लाइफ साइकिल अप्रोच। और ये काम किन योजनाओं के तहत किया जाता है? आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो कि 1975 से चलती आ रही है। हमने देखा कि दोस्तों पीडीएस हमारे देश की आज़ादी के बाद ही चालू हो गया था और आईसीडीएस स्कीम भी 1975 में लाई गई थी बच्चों के कल्याण के लिए, ताकि उनका समग्र विकास हो सके। ठीक है, मिड डे मील के थ्रू ये काम किया जाता है। और मैटरनिटी बेनिफिट, जो कि जननी सुरक्षा योजना और ऐसी अन्य योजनाओं के तहत ये उनको 6,000 रुपये का मैटरनिटी बेनिफिट, मतलब कि मातृत्व लाभ दिया जाता है। ये प्रोविज़न नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में, जनरली इस एक्ट के नाम से ऐसा नहीं लगता है कि ये प्रोविज़न इनके लिए होगा, लेकिन ये इनके लिए यहाँ पर किया गया। ये प्रीलिम्स के लिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी चीज़ है, जैसे कि मनरेगा में हम देखते हैं कि अगर व्यक्ति को जॉब नहीं मिलती है एक निश्चित टाइम के अंतर्गत, तो उन्हें पैसा दिया जाता है उस चीज़ के लिए कि राज्य की असमर्थता है, कि राज्य असमर्थ है कि यदि आपको नौकरी नहीं दी गई है, क्योंकि एक एक्ट के थ्रू, मनरेगा के लिए भी एक एक्ट बना है ना, इसके लिए भी एक एक्ट बना है। तो इसमें भी अलाउंस का प्रावधान है कि जैसे उसमें बेरोजगारी भत्ता मिलता है, इसमें भी फूड सिक्योरिटी अलाउंस मिलेगा। ठीक है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट देगी, लेकिन कैसे देगी? जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करे, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उस तरीके से दिया जाएगा और उतना दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हमारे देश में कैश ट्रांसफ़र की बात शुरू होती है कि कैसे लाभार्थियों को हम सीधा चीज़ें न उपलब्ध करवाकर कैश फॉर्म में भी सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं यहीं से डीबीटी की बात आती है। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये डिजिटल इंडिया है, सॉरी दोस्तों, डिजिटल इंडिया, जैसे कि जेम ट्रिनिटी लाई गई थी। डीबीटी जो है वो डिजिटल इंडिया के अंतर्गत एक कार्यक्रम है। इसी के लिए हमारे सरकार ने जनधन खाते खुलवाए, लोगों का आधार बनवाया और लोगों को मोबाइल की सुविधा दी। जियो के फ़ोन सस्ते आए थे, है ना, वो सब चीज़ें हुई ताकि लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जा सके और उनको विभिन्न योजनाओं का लाभ डीबीटी के थ्रू डायरेक्ट प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से दिया जा सके। इससे होगा क्या दोस्तों, इसके लाभ क्या है? ये मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे क्या होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट को अभी भारी पैमाने पर उसका जो अनाज को खरीद करने में, स्टोर करने में और राज्यों तक पहुंचाने में जो खर्चा होता है वो कम होगा। मतलब कि जो ह्यूज फिजिकल मूवमेंट होती है वो चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं करनी पड़ेगी। और इसी के बीच में, इसी को संचालित करने में जो मिसमैनेजमेंट और करप्शन होता है वो भी इससे रिड्यूस होगा, है ना। तो फिर दूसरा क्या होगा कि प्रोवाइड ग्रेटर ऑटोनॉमी टू बेनिफिशियरी टू चूज़ देयर कंजप्शन बास्केट। मतलब कि जो व्यक्ति को खाना है उसको ही पता है उसको क्या खाना है ना। आप उसको दे दोगे कि गेहूं खा लो, चावल खा लो, वो खुशी राजी मर्जी से नहीं खाएगा। क्योंकि दोस्तों हमारे देश में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, डाइवर्स फूड हैबिट्स है। मतलब कि अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। आप उनको केवल गेहूं, चावल, वो मोटे अनाज की सप्लाई करके उनकी जो खाद्य सुरक्षा है वो सुनिश्चित नहीं कर सकते। तो इसलिए NFSA इस एक्ट को और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए डीबीटी एक बेहतर माध्यम होगा कि आप उनको पैसा दे दो, उनकी मर्जी जो होगा वो खा लेंगे खरीद के। ठीक है, इसके बाद इससे क्या होगा, बेटर टारगेटिंग होगी लोगों की, क्योंकि लाभार्थी के खाते में सीधा पैसा जाएगा, बीच में लीकेज होने के कोई चांसेस नहीं है। और डाइटरी डाइवर्सिटी भी बढ़ेगी। मतलब पोषण अभियान के अंतर्गत जो हमारा है कि फूड जो है उसमें तरह तरह की चीज़ें शामिल होनी चाहिए, वो चीज़ भी उसको भी ये चीज़ सपोर्ट करेगी। ठीक है, तो डीबीटी बहुत ज़रूरी है। और
टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे एक बेहतर तरीके से किया जाता है उसका उदाहरण है। लेकिन दोस्तों ये चीज़ अभी केवल आइडेंटिफाइड एरियाज़ में, कुछ जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें की जा रही है, बड़े पैमाने पर ये चीज़ अभी इस योजना के अंतर्गत नहीं की जा रही। तो नॉट ओनली इन आइडेंटिफाइड एरियाज इन सम यूटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार दोनों को अलग अलग तरह की पावर दी गई है। ठीक है, केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ परामर्श करके नोटिफिकेशन के द्वारा कुछ नियम बना सकती है। ठीक है, परामर्श करेगी और नोटिफिकेशन के थ्रू बनाएगी, मतलब कि उसमें जो एक्ट है उसमें अलग से कोई संसद में बिल लाने की, अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सिर्फ नोटिफिकेशन के थ्रू ये चीज़ कर सकती है। इसके अंतर्गत कुछ रूल्स भी बनाए हैं 2014-15 में, जैसे कि राज्यों को जो फूड ग्रेन सप्लाई करना होता है केंद्र सरकार को, उसके लिए अगर नहीं सप्लाई कर पाती है तो उसके लिए फ़ंड प्रदान करेगी, कुछ फंडिंग देगी कि वो खुद खरीद ले और प्रदान करवा दे। तो उसके लिए 2014 में रूल्स बनाए गए थे। जो भत्ता होता है, खाद्य सुरक्षा का जो भत्ता होता है कि खाद्य न प्रदान करवाने पर केस देना, उसके लिए रूल्स 2015 में बनाए गए थे। राज्यों को सहायता अगर कुछ लगती है, जैसे कि अगर इस कानून को लागू करने में राज्य कोई कठिनाई महसूस कर रहे हैं तो वो सेंटर को असिस्टेंस के लिए बोल सकते हैं। केस ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए भी रूल्स बनाए गए। तो ये ध्यान रखिएगा 2014-15 में ये रूल्स बनाए गए थे। साथ ही दोस्तों इस अधिनियम में सेक्शन 40 के तहत स्टेट गवर्नमेंट को भी ये पावर दी गई है कि वो इस एक्ट के अधीन रहते हुए, मतलब कि इस एक्ट के जो नियम है उनके अधीन रहते हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल्स बनाए उनके अधीन रहते हुए कुछ नए नियम इस कानून को लागू करने के लिए कुछ नियम बना सकती है। मेक रूल्स टू कैरी आउट द ऑपरेशन। तो ये हमने देखा कि इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और राज्य को क्या क्या शक्तियाँ दी गई है। अगला देखते हैं कि वर्तमान में जो ये योजना है वो किस स्तर पर काम कर रही है और उसमें कैसे कैसे सुधार किए जा रहे हैं। तो करंट में जो है सबसे ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पीडीएस, मतलब कि एकीकृत रूप से इसका प्रबंधन किया जा सके ताकि नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी राशन कार्ड की हो सके। और जो जैसे कि हमने देखा कि अभी कोरोना में माइग्रेंट वर्कर्स को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, तो ऐसे ही क्योंकि हमारे देश में भारी मात्रा पर पैमाने पर जो है लोगों का प्रवास होता है, एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में जाते हैं और इसी तरह उनको दूसरे राज्य में खाने पीने में समस्याएं होती, तो वहाँ भी उनको ये चीज़ केंद्र सरकार प्रोवाइड करा पाए। तो ये चीज़ वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के माध्यम से की जा रही है। 2018 में ये चीज़ लाई गई थी, लेकिन अभी इसको सारे राज्यों में अप्लाई नहीं किया गया है, राज्य इसको लागू नहीं कर रहे हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को ऑर्डर किया था कि वो इस योजना को लागू की। इसी तरह असम, छत्तीसगढ़ और दिल्ली सरकार ने भी इस चीज़ को अभी तक लागू नहीं किया है। तो ये इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट की कोशिश अभी वर्तमान में हमारे देश में हो रही है। तो ये पूरा जो है टॉपिक था दोस्तों, आप बताइएगा ज़रूर कि आपको ये समझ में आया है या नहीं आया है, और भी कौन से टॉपिक आप चाहते हैं समझना, उसका आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। यदि आपको मैं पढ़ा रही हूँ जो समझ में आ रहा है तो आप ये भी बताइए कि मैं इस चीज़ को आगे कंटिन्यू रखूँ या नहीं, और मुझे इसके लिए और मोटिवेट करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। तो दोस्तों थैंक यू, अभी के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय अलविदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।